गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय इतिहास के स्वरूप को यानी कि जो हमारा सेशन शुरू हुआ है, ये भारतीय इतिहास के स्रोतों के संबंध से हुआ है। यानी कि हमें पहले उन चीजों को देखना है जिससे हमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अभी यही सेशन हो रहा है। अब देखिए, इसी सेशन का जो ये अंतिम ये पड़ाव है, ठीक है। तो ये आपका आता है ये विजिटर्स, यानी कि जो ये विदेशी जो विजिटर्स थे, जो कि भारत में जो आए थे, ठीक हो गया, आए थे और यहाँ रहे भी थे और कई सारे शासकों के ये अधीन में राजदूत के रूप में भी वो लोग रहे हैं। तो उन्होंने भारतीय जो साम्राज्य का या ये राजनीति का सचित्र वर्णन अपने लेखनों में उन्होंने कर रखा है। तो तो उसमें जो कहीं न कहीं जीवित जो प्रमाणों की पुष्टि होती है कि उस समय यहाँ की शासन व्यवस्था जो है कैसी थी और किन-किन राजाओं का शासन हुआ करता था। तो इन्हीं में से जो ये एक लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक, ठीक है? अब ये कौन-कौन से हैं, तो सारे नाम आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को ध्यान में यहाँ पर रखना है, ठीक है? जो आपका एक आता है, ये इम्पोर्टेंट है, हेरोडोटस, ठीक हो गया। और इन्हें ही जो है भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मतलब भारतीय इतिहास नहीं, मतलब नॉर्मली फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से इनको ही जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने इनकी एक प्रसिद्ध ये लेखन है, पुस्तक है, उसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। तो ये इसकी रचना जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ये भारत फारस ईरान के संबंध में ये हुआ था। अच्छा चलो, अब एक चीज और, मैं यहाँ से मुझे ये नाम याद आ गया फारस का। अब देखिए, फारस ईरान जो है एक ही चीज है। मतलब अगर आप लोगों ने अभी आगे जो एक सेशन अभी आएगा जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि उनका व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में हुआ करता था, ठीक है। और वही ये मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया जो था वही वही नाम बाद में क्या है, फ़ारस के रूप में परिवर्तित हुआ। और यही फ़ारस का जो नाम है, ये बाद में जो है वर्तमान में ईरान के रूप में क्या है, परिवर्तित हुआ है। तो ये एक ही देश है, बस समय-समय पे इनका नाम चेंज हुआ है। ठीक हो गया? अभी वर्तमान के समय में नाम क्या ये है, ईरान है। और मेडिवल हिस्ट्री के समय में हम जानेंगे तो उसका नाम था भारत। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएँगे, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जाएँगे, तो वहाँ पर इस देश का नाम मिलता है हमें मेसोपोटामिया। ठीक है? तो इसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ये तीनों एक ही हैं, कभी-कभी ऑप्शन में अगर ये ऐसा सवाल दे दिया जाए, तो ध्यान में ये आप लोगों को रखना होगा। अगला जो इम्पोर्टेंट नाम आता है मेगास्थनीज का। जो इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को वही यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। तो अब ये मेगास्थनीज ये जो है ये कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ठीक हो गया? ये भी ध्यान में जो है रखिएगा। अब सवाल आता है कि सेल्यूकस ये निकेटर ये कौन था? देखिए, ये सिकंदर का जो अलेक्जेंडर के नाम से भी जिसको हम जानते हैं भारतीय इतिहास में, तो सिकंदर का ये सेनापति था। ठीक हो गया? सिकंदर जब हार गया तो वो चला गया, तो उसके सेनापति जो मतलब था, उसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और फलस्वरूप इनके बीच में संधि होती है। और सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी की शादी वो क्या है, ये मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देता है। ठीक हो गया? और उसी के शासनकाल में ये क्या है, अ, ये अपने एक दूत को मेगास्थनीज को भेजता है, ये कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ठीक है? और ये जो है कई सालों तक ये रहता है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी वो होती घटनाएँ हैं और सामाजिक जो भी चीज़ें हैं, राजनीति है, तो उसका ये लेखन जो है करता है। और अपनी जिस लेखन में मौर्य वंश के बारे में जानकारी यह देता है, तो उस लेखन का नाम है इसका इंडिका, यानी कि उस बुक का नाम है ये है इंडिका है। और ये जनरली क्या है, ये मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। तो ये भी यानी कि हम ये हमारा टॉपिक ही है भारतीय इतिहास का स्रोत। तो उसी का ये क्या है, ये पड़ाव है, तो इसमें हमने ये मेगास्थनीज के बारे में भी जान लिया, ठीक है? तो ये कौन था? यूनानी, रोमन, ये सब ये लेखक हैं। ध्यान में ये भी आप लोगों को यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक नाम आता है डाइमेकस का, ठीक हो गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, डाइमेकस ये है कौन? तो ये जो है, ये सीरियन ये नरेश आंटिल्यूकस का ये राजदूत ये जो है हुआ करता था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक हो गया? और इसने भी अपने जो है मतलब उसमें लेखनों में यहाँ का सजीव वर्णन भी इसने जो कर रखा है, और वहीं से हमें जानकारी प्राप्त होती है बिंदुसार से। और ये बिंदुसार ये कौन था?
कोई मुझे बता सकता है बिंदुसार यह किस वंश का शासक था? जल्दी से अगर किसी को संज्ञान हो तो आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, गुड। तो यानी कि ये मौर्य वंश का ही ये कौन था, ये राजा था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा था, ये बिंदुसार, और बिंदुसार का फिर जो बेटा होगा वो है आपका अ, अशोक, सम्राट अशोक। तो ये तीनों नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो, गुड, आपको मालूम है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपका नेक्स्ट आपका आता है, इंपॉर्टेंट है, ये है टालमी। ठीक है, टालमी। तो अब इसने इसकी एक ये लेखन है जिसका नाम है भारत का ये भूगोल। तो इस भूगोल में भी क्या किया था इसने, मतलब जनरली कि ये चलिए पहले इसको इसको मैं थोड़ा सा अभी लेता हूँ बैक में थोड़ा सा। ये एक नाम आता है, ये डायोनीसियस। ठीक है, अब ये कौन था? ठीक है, अब ये सवाल जनरली ये आता नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान में ये रखने का कि यह जो है अशोक के समय में ये राज दरबार में आया था। मतलब जिस प्रकार से हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज आया था, ठीक हो गया, और डायमेकस जो था वो बिंदुसार के समय में आया था, और उसी प्रकार से अशोक के समय में ये आया था। तो ये तीनों राजाओं के नाम और इनके समय में कौन कौन आया था, तो ये नाम थोड़ा सा आपको याद में रखना पड़ेगा, मैचिंग में कभी ऐसा सवाल दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है इम्पोर्टेंट, ये है टालमी। तो इसकी दूसरी शताब्दी में इसने एक प्रसिद्ध ये बुक का लेखन किया था जिसका नाम है ज्योग्राफी। ठीक हो गया, इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। तो यहाँ से भी जो इस ये भूगोल के सेक्शन से भी क्या है, भारतीय स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला ये नाम आता है प्लनी। ठीक है, तो ये तो आप लोग सभी लोग ये जानते होंगे। तो ये पहली शताब्दी में इसने नेचुरल हिस्ट्री ये नाम की एक बुक का लेखन किया था, जिसमें इसने भारतीय जो है पशुओं, पेड़ों और पौधों, खनिज ये पदार्थों आदि के बारे में विवरण लिखा था कि उस समय जो है जो क्या क्या प्रचलन होता था और नेचुरल सिस्टम जो है वो कैसा था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इतिहास से जुड़ी हुई हैं, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हमने यूनानी और रोमन लेखकों को देख लिया। अब हम ये जो है यहाँ चाइना से आए हुए लेखकों के बारे में जानते हैं। ठीक है, यानी कि चाइना से भारत में कौन कौन आया और ये किन के समय में आए थे, थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट नाम है आपका ये फाहियान। ठीक है, या इसको जो फाहियान के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये चीनी विजिटर था और यह जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के दरबार में आया था। ठीक है, हो गया। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वही गुप्त ये नरेश है जिन इन्हीं गुप्त नरेशों ने भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के करेंसी के रूप में जारी किए थे। तो उन्हीं में से एक ही शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसलिए कभी कभी सवालों में ये घुमाकर भी दिया जा सकता है इस वे में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं था। तो उसमें ये नाम भी ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। तो ये जो है गुप्त वंश के जी शासक रहे हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए नाम जो है भूलना मत। तो इसके समय में फायान जो है आया था, बस इतना ध्यान में ये भी रखना पड़ेगा। और उसने वो 14 साल तक के भारत में जो रहा था उसने। ठीक हो गया, और यहाँ की रूपरेखा का वर्णन किया है। अगला नाम आता है संयुगन। ठीक है, अब यह आ, अब ये 1518 में भारत में ये आया था। तो हालांकि इस ये ऐसा सवाल तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिलहाल ये नाम पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ये चीनी लेखक जो है जो कौन है। तो ये भी आप लोग ध्यान में यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है ह्वेनसांग, जो कि इन सभी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नाम है और बहुत बार एग्जामों में आया है। और ये हर्षवर्धन के समय काल में आया था, यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन का नाम सभी लोगों ने ये सुना भी होगा। तो अब यहीं से एक सवाल मैं आप लोगों से अब पूछूंगा, हर्षचरित्र की रचना किसने की? हर्षचरित्र की रचना किसने की? हर्षवर्धन के समय में हुई थी, लेकिन हर्षचरित्र का लेखक का नाम बताइए। मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये ह्वेनसांग जो है और ये क्या क्या चीजें ये जो यहाँ पर आता है, तो ये किन किन बातों के बारे में जानकारी ये देता है। तो अब देखिए, ये देता है कि इसने हर्षकालीन समाज, धर्म ये और राजनीति के संबंध में जानकारी वो देता है। तो यहाँ से भी हमें क्या होता है कि भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और
इसके बाद में ये बताता है कि ह्विंगसांग ने ये बुद्ध प्रतिमा के साथ-साथ में सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन जो है इसने किया था ह्विंगसांग ने। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ये ह्विंगसांग ने अपनी लेखन में जो है लिख रखा है, ठीक है? अच्छा एक न ये कल एक सवाल आया था चचनामा, है ना? ये नामा ये आया था। तो चचनामा जो ये बुक है, ये हमें जो किसकी जानकारी देती है? ये चचनामा सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ये हमें किसकी जानकारी देती है? आप लोग आंसर देते रहिए। अगला जो लेखक आते हैं ये अरबी आते हैं, ठीक हो गया? अभी हमने सबसे पहले पे जाना था यूनानी रोमन लेखक और फिर दूसरा था आपका ये चीनी लेखक, तीसरा आता है अरबी लेखक, ठीक है? तो अरबी लेखकों में जो पहला नाम आता है अल-बदूनी का आता है, अल-बदूनी, ठीक है? अभी ये फिर इतिहास में मैं अभी जाऊँगा उससे पहले अभी मैंने आप लोगों से जो सवाल अभी पूछा है, उसके बारे में आप लोग जानकारी मुझे दीजिए। बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचित, ठीक है। चलिए, दूसरा सवाल था चचनामा, जल्दी से आंसर दीजिए। ये सब चीज़ें मैं रिकॉल करने के लिए आप लोगों से यहाँ पूछ देता हूँ कि रिकॉल भी होता रहे और जिनको अगर नहीं मालूम है, तो फिर से वो चीज़ याद हो जाए। गुड, पिताजी ने आंसर ठीक दिया है। कि चचनामा से हमें सिंध पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक हो गया? और सिंध पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और उस समय सिंध का जो शासक था ये वही सिंध है जगह जो वर्तमान में क्या है पाकिस्तान के अंडर में चला गया सिंध, ठीक है? वहाँ पर एक सिंध प्रांत हुआ करता था। तो वहाँ पर दाहिर का राजा दाहिर का शासन था, तो उसके ऊपर उसने हमला किया था, ठीक है? अब वो हमले का रीज़न जो है क्या था, वो अभी मैं एक लाइन में समझा दूँगा आगे, आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए तो ये बदूनी की बात आती है, अरबिल ये लेखक हैं, तो यह जो है महमूद गज़नवी के साथ में भारत में आया था, ठीक हो गया? तो अब देखिए एक चीज़ और ध्यान में ये जो है रखिएगा अभी एक लाइन में आपको फिर से मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है? यहीं से सब चीज़ें ये इतिहास की हैं। अब देखिए भारत में आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा जो है दूसरा व्यक्ति था भारत पर आक्रमण करने वाला वो यही था महमूद गज़नवी। और जो तीसरा जो आएगा वो था मोहम्मद गौरी। तो ये तीनों के तीनों नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये हमेशा कन्फ्यूज़न में ही डाल देते हैं। लेकिन जो कोई बात नहीं, आगे इनके भी सेशन आएँगे तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल में समझा दूँगा। अब यहाँ पे थे हम, तो अब ये सवाल ये आप लोगों को दिया जा सकता है कि अल-बरूनी जो है किसके साथ में भारत में आया था? तो ये मोहम्मद गज़नवी के समय में भारत में आया था। जब मोहम्मद गज़नवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके साथ में ये भी आया था। ठीक है? अब ये आता है और इसके बारे में और है क्या जी, इसने एक जो अरबी में एक अपनी लेखन जो है इसने क्या लिख रखा है, उसका नाम ध्यान में ये रखिएगा और उसको हिंदी में कहा जाता है भारत की खोज और उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है तहकीक-ए-हिंद, ठीक है? अगर फ़ारसी में हम बात करें तो ये किताब उल हिंद, ये सब यही बुक है। तो इसका कभी-कभी इस बुकों का नाम देके आपसे पूछ सकता है कि यह बुक जो है किसने लिखी है? तो बस नाम ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा और कुछ ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा नाम आता है इब्न बतूता, ये नाम सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है? अब ये अरब से था और इसका एक लेखन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेहला। तो ये भी सवालों में आ जाता है। अब इसमें इसने किन चीज़ों का वर्णन यहाँ पर किया है, तो देखिए 14वीं शताब्दी में भारतीय महाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के जी विषय में बहुत ही प्रचुर तथा अधिक रोचक जानकारी ये जो है देता है। ये कौन? इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया रेहला। तो यहाँ से 14वीं शताब्दी की जानकारी प्राप्त होती है, संपूर्ण भारत के सापेक्ष में अगर हम बात यहाँ पर करेंगे तब, ठीक हो गया? तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। अब देखिए अब इसने एक चीज़ और यहाँ पर ये बताई थी 14वीं शताब्दी वाली बात हो रही है, 14वीं का मतलब है कि वो सन जो है वो 1300 समथिंग में वो आगे जो है चल रहा होगा, उस समय की संपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर देता है और ये भी बताता है 1300 ये जो है 33 में दिल्ली पहुँचने पर इसकी ये विद्वता से ये प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो है दिल्ली दिल्ली का जो काजी
नियुक्त इसको जो है जो किया था, और जो है उस समय फारसियों में इस काजी को ही कहा जाता था न्यायाधीश। ठीक है, तो यानी कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने वहां पर ये गाजी सॉरी या काजी या फिर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति भी दी थी। तो ये उसकी ये विद्वानता से ये क्या था, ये मोहम्मद बिन ये जो है जो तुगलक था बहुत ही प्रभावित था, इसलिए वो इसको अभी ये नाम सारे आएंगे आगे, तो फिलहाल तो अभी हम शॉर्ट में यहाँ पे देख रहे हैं। अन्य लेखकों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक नाम आता है तारानाथ। ठीक है, ये तिब्बती था। ठीक है, और इसकी एक ये ग्रंथ है ये कन्यूर, और ये जो है जो तन्यूर, तो ये भी नाम यहाँ पे आते हैं जहाँ से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला नाम आता है मार्को पोलो, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक हो गया, और ये किस देश में आया था, तो जो है पांड देश में घूमने के लिए आया था। ये पांड देश ये कौन से थे, क्या कोई मुझे आंसर दे सकता है? और जब ये आया था तो इसने अपने विवरण में जो है जो पांड इतिहास के बारे में जानकारी ये देता है। ठीक है, अब ये पांड देश ये कहाँ से संबंधित है? चलिए आंसर दीजिए, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए, अब ये चीजें भी यहाँ पे अब हमने लगभग देख ली है। अब एक अंतिम जो बताया गया था ये है आपका ये पुरातत्व संबंधी। ये चीजें भी जो है हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, और ये सारे के सारे इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पीडीएफ ये बनाई है मैंने अलग अलग बुकों से। डूसेंट का भी पार्ट है इसमें, इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो ये पांड्य देश की बात हो रही है। ये संगम युग के समय में जो पांड्य साम्राज्य था उसका भी वर्णन, मतलब उसी का वर्णन जो है ये यहाँ पर ये देता है। चलिए अगला हम देते हैं ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भारतीय ये शास्त्र का ये पितामह जो है किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघन को ही कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1400 ईस्वी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो है ये बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर से वैदिक ये देवता मित्र वरुण इंद्र और अश्विनी के लिए नाम से भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक हो गया, तो अब ये सारे जो वैदिक ये देवता हैं आप लोगों ने जिनका नाम जो बताए थे मैंने, और इन्हीं में से सबसे जो प्रमुख देवता हैं, कभी कभी सवाल आ सकता है, तो वैदिक युग के प्रमुख सबसे जो प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं। ठीक है, जिनका वर्णन जो 250 बार ऋग्वेद में हुआ है। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका ये है कि सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का ये जिक्र जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया, चलिए अब ये हाथी गुफा अभिलेख जो है किसका अभिलेख है, कोई आंसर दे सकता है? अगला मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए सर्वप्रथम भक्षी की जानकारी देने वाला अभिलेख जो है सहगोरा ये अभिलेख है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सब सारी लाइनें इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी हैं। ठीक हो गया, अब ये हाल ही के एग्जाम में ये वाला सवाल भी दिया गया था। एरण अभिलेख से ये से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो सती प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक हो गया, तो अभी ऊपर एक बात आई थी कि हाथी गुफा अभिलेख ये किसका है, तो अभी तक आप लोगों के आंसर शायद नहीं आया है। देखता हूँ क्या है आंसर आपका। चलिए एक बार इसको डबल देखिएगा कि ये कलिंग राजा खारवेल का है? तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम बढ़ता हूँ आगे की ओर। सर्वप्रथम भारत में होने वाला हूण आक्रमण की जानकारी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, भीतरी स्तंभ लेख से इसकी प्राप्ति मतलब होती है। ठीक है, और ये सती प्रथा वाला मैंने आपको समझा दिया। और एरण अभिलेख का जो संबंधित जो शासक है जिसने सती प्रथा के वर्णन वर्णन इसमें इसने कर रखा है, तो वो कौन था, भानुगुप्त था। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये नाम में आ सकता है। अगला देखिए, सातवाहन राजाओं का ये पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। सातवाहन वंशों के बारे में इतिहास में आगे हम पढ़ेंगे, तो इनके बारे में कोई ऐसे इनके समय में कोई ऐसा साहित्य प्राप्त नहीं हुआ जिसके बारे में रियल में इनके बारे में मालूम चल सके। तो इनके बारे में इतिहासकर्ताओं ने उनके अभिलेखों के बेस पर इनकी जो इनको भारतीय इतिहास में जगह दी रखी है। ठीक है, वहीं से प्राप्त होता है कि इन्होंने ये प्राचीन भारत में शीशे के सिक्के जारी किए थे।
अगला नाम आता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है ये कहाँ से प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक हो गया। और ये मंदसौर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी सवालों में दिया जा सकता है, इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है, और हालांकि स्पेशली लोक सेवा आयोग वाले सवालों में तो दिया भी जाता है। ठीक है। और ये सवाल देखिए, ये ग्रुप सी के एग्जामों में कई बार आ चुका है, तो ये इसको आप लोग समझ लीजिए। ये कश्मीरी नौ पछाड़िक ये पूरा स्थल है जिसका नाम है ये बुर्ज होम। तो यहाँ से जो है एक जो है गड्ढे की प्राप्ति होती है, वह गड्ढा ऐसा था कि उसमें साइड से जो है अंदर जहाँ जाने की सीढ़ियां जो है जो भी बनी हुई थी। ठीक हो गया। और उन सीढ़ियों के से नीचे जब हम जब ये देखते हैं वैज्ञानिक, तो वहां पर मतलब ये वहां पर दफन की हुई बॉडीज वहां से प्राप्त होती हैं। ठीक है। तो ये बुर्ज होम ये वही वाला स्थान है जो कि ये पाषाण कालीन ये हड़प्पा सभ्यता में इसकी ये प्राप्ति होती है। ठीक है। तो अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। इसमें जो है इस वाले ये गट्टावास में उतरने के लिए सीढ़ियां इसमें ये बनी हुई थी, और यहाँ पर मनुष्य के साथ में ये पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने की प्रथा का प्रचलन यहाँ पर हुआ करता था। तो उस डेड बॉडी के साथ में ये डॉग की भी ये क्या कहते हैं उसे अस्थियां जो है या डॉग की भी वहां से प्राप्त होती हैं। ठीक हो गया। तो इन चीजों को ध्यान में जो है रखिएगा। अगर हम बात करें कि अब कश्मीर की बात अब अभी आई है ना, तो कश्मीर में एक नाम इम्पोर्टेंट आता है, वो कौन सा है, मांडा। तो ये स्थान है। ठीक है। जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे ये नॉर्थ वाला ये एरिया है। ठीक हो गया। तो आप सभी लगभग ये जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता जो है उसके कभी कभी ये चार ये मुहानों के नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक हो गया। अगर हम ये पूरब में अगर हम बात करें तो मेरठ, मेरठ वर्तमान में मेरठ, और इसका जो प्राचीन जो है ये नाम था उसे कहा जाता था उसका नाम था आलिंगपुर। ठीक है। और नॉर्थ में देखेंगे तो ये जम्मू में कहाँ पर, मांडा में। ठीक है। और अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कौन सा स्थान, बताइए जल्दी से, कोई है बता सकता है नाम, दैमाबाद। ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र। अगर हम सबसे पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो ये लोग आप लोग बताओगे कि सबसे हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भाग कौन सा था। ठीक है। तो जरा इसको सोचो और मुझे आंसर बताओ। अब मैं बढ़ता हूँ आगे की ओर। अब देखिए ये प्राचीन समय के सिक्कों को आहत सिक्कों की संज्ञा दी गई थी, तो इस नाम से जो पुकारा जाता था, ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक, आहत सिक्कों से संबंध में। चलिए अब इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो नाम आता है आपको, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने ये सब चीजें आपको शॉर्ट में ये पहले ही सेशन में आप लोगों को मैंने समझा दी है, हालांकि इसको मुझे ये जो दोबारा समझाने की आवश्यकता यहाँ पर ये नहीं है। ठीक हो गया। मैंने सब आपको समझा रखा है। अगला ये नाम आता है कि देखिए ज्ञानी ये मानव, होमोसेपियंस। ये भी मैंने एक टाइम में आप लोगों को लास्ट के सेशन में समझाया होगा। होमोसेपियंस का मतलब ही होता है ज्ञानी मानव। जो अभी वर्तमान में जो हम है, जो हमारा वैज्ञानिक ये नाम है, जो होमोसेपियंस ही है, जिनको जो है आदि मानव की सीरीज का सबसे सफलतम और ज्ञानी मानव की संज्ञा दी गई, यानी कि हम आदि मानव से ही ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में यहाँ पर रखिएगा। अब चलिए ये भी मैंने आप लोगों को ये भी समझा दिया था कि आग का जो ये आविष्कार था ये पूरा पाषाण काल में हो चुका था, लेकिन पहिए का आविष्कार जो है ये नव पाषाण काल में शुरू हुआ। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। अगला हम देखते हैं। अब नवपाषाण काल में ये जो स्थायी नियुक्ति का की ये जो प्रवृत्ति भी शुरू हुई थी, ये क्यों हुई थी ये भी मैंने आपको कल के सेशन में समझा दिया था कि नवपाषाण आते आते जो है अब देखिए ये पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, फिर से सुन लो। तो जो फर्स्ट है उसे कहा जाता है ये पूरा पाषाण काल, सेकंड है उसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है उसे कहा जाता है नव पाषाण काल। तो ये नव पाषाण काल में आते आते जो है जो ये आदि मानव थे वो बहुत वो क्या थे, वो पहले की अपेक्षा में बहुत ही बुद्धिमान हो चुके थे। तो ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो टोटली नेचर पर डिपेंडेंट थे, यानी कि नेचर
की जो वस्तुओं को खा कर जिंदा रहते थे और मतलब अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे, ठीक है। नवपाषाण काल आते आते इन्होंने क्या किया, इन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। और जब खेती जो करनी शुरू कर दी तो धीरे धीरे ये वहीं पर रहने लगे और वहीं पर इन्होंने अपना आवास बनाना शुरू कर दिया। और आवास जो है वो धीरे धीरे ये क्या है, ये गाँव में ये मतलब बनने जो लगा। और उन्हीं गाँव की रक्षा के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, कुत्ते को जो पालतू इन्होंने बनाया। ये भी सवाल आ चुका है कि सर्वप्रथम हड़प्पाकालीन सभ्यता में या सॉरी सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता में मानव ने किस जंतु को अपना प्रमुख पालतू पशु के रूप में वो पाला था, ठीक है, या फिर उनको लिया था। तो वो है कुत्ता। ये ठीक हो गया। आप लोगों ने अब देखोगे भी तो ये सबसे ये प्रिय इनका ये जो पशु हुआ करता था। और किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर हो जाती थी तो उसके बाद में अगर उसके प्रियतम जो कुत्ते की मृत्यु होती थी तो वो उसके के ही शौक के पास में इसको भी दफना दिया जाता था। ठीक हो गया। तो ये चीजें इसी ध्यान में आप लोगों को यहाँ पर रखना है। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है ये तांबे की ये धातु का उपयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया। इम्पोर्टेंट है, कभी ऑप्शन में आपको ऐसा दिया जाएगा तो सोना हीरा सब लिखा जाएगा, लेकिन तांबे का पहले उपयोग यहाँ से हुआ था। ठीक है। और उनके ये द्वारा जो है बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि शुरुआत जो हो मतलब हुई थी। अब नवपाषाण काल में जो स्थायी रूप से जब जो निवास की स्थिति जो पैदा हुई तो यानी कि जो कृषि का आविष्कार हुआ उसके बाद ही जो है एक जगह पर ये आदि मानव टिकने लगे। भाई कृषि जहाँ पर होगी, खेती बाड़ी होगी तो आदमी उसकी देख रेख के लिए वहीं पर रहेगा। अब रहने के लिए उसने अपना निवास स्थान को सुरक्षित रखने के उपाय जो है वो ढूंढा उसने। ठीक है। तो उसमें से जो पहला उपाय था ये कुत्ता था। तो यानी कि ये जो है रखवाली और इनका सपोर्ट के लिए ये रहता था। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला आपका आता है कि अब इसी जो ये कृषि का जो आविष्कार नौ ये पाषाण काल में हुआ था तो इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है। तो एक नाम आता है मेहरगढ़। ठीक है। तो ये कृषि का ये प्रथम उदाहरण जो है ये मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है हड़प्पाकालीन ये जगह है। हालांकि ये बाद में अब देखिए हड़प्पा कालीन जो है ये क्या चीज है और पाषाण कालीन में क्या है। पाषाण कालीन में जो चीजें घटित हुई उनका जो साक्ष्य है ना वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें जो है हड़प्पा कालीन वाली खुदाइयों से प्राप्त होता है। तो ये सारे नाम जो है अभी आगे आने वाले हैं, ध्यान में यहाँ पर जो है दूर रखिएगा। पर एक नाम आता है ये कोल्डी हवा। तो ये क्या है, ये वो स्थान है जहाँ से जो है ये चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में आया हुआ है। ठीक है। अब इन सभी को मैं आपको एक ये कहानी के रूप में समझाता भी रहता हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से याद हो सके। अगला जो इम्पोर्टेंट आता है ये आता है आपका ये भारत का सबसे ये प्राचीन ये नगर। हालांकि जो अभी हमारा सेशन ये चल रहा है ये भारतीय इतिहास और स्रोतों से संबंधित है और ये अंतिम जो हमारा ये पड़ाव है ये है पुरातत्व के बारे में जानकारी को हम यहाँ पर देख रहे हैं। वह इसके बाद हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, अभी अगले सेशन में इसका नाम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारत का सबसे ये प्राचीनतम जो नगर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक हो गया। और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है सिंधी भाषा में, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला है आपका कि इनाम गांव एक ऐसा ये गांव है जो कि ये क्या है, ये ताम्र ये पाषाण युग की सबसे ये बड़ी बस्ती जो है हुआ करती थी और इसका संबंध जो है जारवे संस्कृति से लगाया जाता है। ठीक हो गया। तो बस इसमें केवल एक लाइन में ध्यान में ये जो रखना पड़ेगा, पूछा जा सकता है कि ताम्र युग से संबंधित ये गांव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनाम गांव का नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर नाम आता है एक ये जो भी प्रागैतिहासिक अगर काल की हम बात करें, ठीक हो गया, तो इसमें क्या है कि भीम वेटका ये गुफाओं के शैलचित्रों की जो प्राप्ति इस वाले काल से होती है। यानी कि जो भीमबेटका के ये जो जहाँ गुफाओं में शैलचित्रों की जो प्राप्ति हुई है तो उसका आकलन किया गया है तो वो इस काल से संबंधित है। ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका। चलिए, और इसमें कुछ ऐसा नया विशेष है नहीं। तो अगला आपका जो सेशन होता है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। ठीक हो गया। अब सिंधु ये घाटी सभ्यता है क्या चीज,
तो उसके बारे में मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं इनमें। और उससे ये पहले आपको मैं एक चीज़ समझाना अब चाहता हूँ। चलिए मैं बाद में ही समझाऊँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो कहाँ से प्राप्त होती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब देखिए सिंधु, यहाँ पे एक नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, ये सारे नाम एक ही हैं। इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता ये क्यों पड़ा? क्योंकि आप जानते होंगे तिब्बत से निकलती है एक नदी सिंधु नदी, वो जो क्या है जम्मू कश्मीर से होते हुए वो पाकिस्तान में एंटर करती है और लगभग-लगभग मिडिल और लगभग-लगभग पाकिस्तान को 2 भागों में क्या है ये तोड़ती है, ठीक है? यानी कि सिंधु ये नदी जो है वो जो पाकिस्तान को लगभग-लगभग 2 भागों में क्या करती है वो बिल्कुल तोड़ती है, ठीक हो गया? आपको अगर ये